To get more insights on Lok Sabha election 2024, it is my distinct honor to introduce Mr. Vipin Gupta ji, the National President of Bharatiya Matadata Sangathan. Sir is a social activist who worked towards the rights of elderly people. Sir got more than 100 awards from various national and international political, spiritual, and social organizations. Sir received a cash prize of rupees 31,000 for his honesty and patriotism by the ex-Prime Minister of India, Chaudhry Charan Singh ji, in 1980 is one of them. Sir's motto is to do one good deed every day to attain peace, happiness, and salvation. Today, he brings in his unparalleled insights and expertise to our discussion and share his invaluable perspectives on this crucial topic. We are grateful for your virtual presence, sir. Over to you, sir. प्रणाम। अज्ञान तिमिरांधस्य मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा प्रिय श्लोक जो आज की एंकर प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति तिवारी जी ने पढ़ा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है और भगवान राम ने लक्ष्मण जी को 2 बार नसीहत की थी। पहली बार जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के अंतिम समय में दी, दूसरी बार दिया अंतिम समय में, और पहली बार जो आपने श्लोक पढ़ा जब लक्ष्मण ने इच्छा व्यक्त की कि हमको जो लंका विजय की है, सोने की लंका, जिसके लिए आज ये सारा देश का लोकतंत्र गिरवी हो गया है एक तरह से, इस सोने की लंका को पाने के लिए, तब वाल्मीकि जी ने ये श्लोक लिखा, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। और हमको आपने इस श्लोक के द्वारा वो मेरा बचपन याद दिला दिया, जब सन 67 में गांव पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान के वोटों को, ग्राम प्रधान के चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जो गांव के वोटर बाहर रहते थे उनको लाने के लिए ये कहा जाता था कि अभी आप आते नहीं है गांव में, चलो वोट डालने के बहाने अपने गांव को देख लो, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम कर लो। ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरा तो परिचय आपने दिया, हमारे मणीन भाई साहब का मैं पूरा परिचय इसलिए देना जरूरी समझता हूँ कि वो हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं और इस हमारे भारतीय मतदाता संगठन की स्थापना हमारे देश के बहुत बड़े IIM के गोल्ड मेडलिस्ट श्री ऋषभ चंद्र जैन, जो TT ग्रुप के संस्थापक हैं, उन्होंने की थी। आप सोच सकते हैं कि देश में चुनाव सुधार के लिए, चुनाव में अच्छे लोग आए, राजनीति में अच्छे लोग आए, उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति ने इसकी स्थापना की जो खुद एक बहुत बड़ा कारपोरेट था। TT ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, और उसमें हम लोगों ने रमाकांत गोस्वामी जी, और आपको खुशी होगी कि जो हम लोग इस समय सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल रहे हैं, हमारे इस संगठन के श्री अश्विनी उपाध्याय जी, जो इस समय देश में बहुत चर्चित एक शख्सियत हो गए हैं, वो उन्होंने ही कई ऑर्डर कराए। हम लोग उनके पीछे चलते हैं क्योंकि वो कानून के बड़े जानकार हैं, और इस देश में कानून ही सर्वोच्च हो गया है। संसद से बड़ा अगर कोई है तो वो हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट है, जो देश की सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को चलाता है और संभालता भी है। मनोहर मनोज जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। उनका संबंध चंपारण से है। चंपारण वो क्षेत्र है, क्योंकि बिहार से मेरा इसलिए संपर्क है कि मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का कार्यालय सचिव था, और गांधी जी को जानने में, समझने में, सर्वोदय आंदोलन को और जनता पार्टी के समय की जो सारी राजनीतिक उथल पुथल थी, वो भी मैंने बहुत करीब से देखी। तो गांधी जी का चंपारण से, और वो हमारे मनोज जी साथ साथ JNU में प्रोफेसर भी हैं, संपादक भी हैं, तो संपादक होने के नाते वो हमारी बिरादरी के भी हो गए, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ पेशे से। 1981 से मैं समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहा हूँ।
तो गांधी जी ने जो पहला अपना जो वस्त्र त्याग किया वो चंपारण में एक किसान गरीब घर से किया था। और मैंने अभी 2 अक्टूबर को अपने आर्टिकल में विशेष संपादकीय में चंपारण का इस घटना का पूरा विवरण दिया है। मणि जैन जी के बारे में परिचय दे रहा था। ये रविंद्र जैन संगीतकार के भाई हैं। आप समझ सकते हैं कि जो जिन संगीतकार रविंद्र जैन जी ने सारे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन के भजन से लेकर और फिल्मों में इतने गीत लिखे, और वो उस परिवार से आते हैं। अन्ना हजारे जी इनके यहाँ ठहरते और देश की बहुत सारी संस्थाओं में ये काम कर रहे हैं। हमने आग्रह किया कि भाई साहब, विक्रमचंद जैन जी का विशेष आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ें, और इन्होंने पहले ही मुलाकात में अन्ना हजारे जी को हमारे कार्यक्रम में लाने का बहुत बड़ा काम किया। अन्ना जी आए और हजारों लोग उस कार्यक्रम में थे। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद जो करता हूं उदय कुमार मन्ना जी का, कि जिन्होंने आज हम सब लोगों को, बुद्धिजीवियों को, जो अपने आप में सभी लोग एक संस्था के रूप में हैं, उनको यहाँ पर एकत्र किया। और इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र का पर्व है, देश का एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। हर 5 साल में आता है। कभी कभी जल्दी हो जाते हैं, हुए भी हैं। कई सरकारें गिरी टूटी, फिर चुनाव हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई। हमारा यहाँ तक हुआ कि चंद्रशेखर जी के समय में तमाम अपवाद खड़े हुए। हम विषय पे आते हैं कि जो विषय अभी खड़ा किया मन्ना जी के इस कार्यक्रम की दूसरे वक्ता के रूप में मनोज जी ने नोटा का भी प्रयोग हम लोगों के प्रयास से, और इसमें अश्विनी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में, इसके पहले वाले में 15 प्रत्याशी राजस्थान के प्रभावित हुए थे, और मध्य प्रदेश में 11 प्रत्याशी प्रभावित हुए, जो नोटा के वोट के कारण हार जीत का फैसला पलट गया। तो नोटा का एक अपना महत्व है, और इसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां नहीं चेत रही हैं कि वो क्रिमिनल लोगों को, अपराधी लोगों को, भूमाफियाओं को, तरह तरह के ठेकेदारों को राजनीति में जिस तरह से प्रवेश हो रहा है, ये देश के लिए चिंता का विषय है। दूसरी जो मनोज जी ने भी कहा कि ऑनलाइन की समस्या बोर्ड की, ये पत्रकारों की मांग पर पत्रकारों को तो मिल गया। आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर तमाम सारे एडिटर गिल्ड और तमाम सारी संस्थाओं ने इस मुद्दे को उठाया था। तो ऑनलाइन वोट का अधिकार, लेकिन ये वोट उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, क्योंकि हमारे देश के इस आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मशीनरी का हम ये जो हमारे पास आंकड़ा है, कम से कम 5 करोड़ वोटर सड़क पर होता है जो वोट डालने के लिए तरसता है। और ये बहुत बड़ा काम होगा। ये मुख्य चुनाव आयुक्त को मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा, देश की जनता आभार व्यक्त करेगी कि उनको ये ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार मिले। मुख्य चुनाव आयुक्त को हम ये इस बात का भी आभार करते हैं कि जो परसों उन्होंने एक ऑर्डर किया कि एग्जिट पोल पर कोई भी चैनल चर्चा नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा कदम है, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने किया, क्योंकि इससे एग्जिट पोल की जब चर्चा होती है तो इससे एक परसेप्शन क्रिएट होता है, एक धारणा वोटर के मन में क्रिएट होती है, और कंफ्यूजन भी होता है। तो ये इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को भारतीय मतदाता संगठन की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं। दूसरा, जो एक देश एक वोट की बात चल रही है, संयोग से रामनाथ कोविंद जी हमारे कानपुर से ही आते हैं, हमारे अच्छे बड़े भाई की तरह हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं, उनसे भी कभी कभी चर्चा होती है। वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। 15 मार्च को उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदया को दे दी, और आपको जानकर खुशी होगी कि हम अपना हर वर्ष अपना अखबार का कार्यक्रम करते हैं, स्थापना दिवस अपनी 42वीं वर्षगांठ 2022 में मनाई थी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। उसमें हमने इस पर बहस कराई थी, और देश के मूर्धन्य पत्रकार, जो इस समय सब देश के सबसे बड़े पत्रकार कहे जा सकते हैं के विक्रम राव के बाद, राम बहादुर राय जी ने उस पर
और उसमें सुरेश प्रभु जी भी थे और बहुत सारे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी थे, अब नहीं है इस संसार में। अभी हम लोगों ने उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम मनाया है 15 मार्च में, उसमें आरिफ मोहम्मद खान जी आए थे। तो उसमें जब बहस कराई थी तो उन्होंने इसमें बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की थी कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कितने चुनाव होते हैं। आप ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका पंचायत, एमएलसी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव बहुत है। लेकिन जो वोटर के द्वारा वोट डाल करके जिस प्रक्रिया से होता है वो भी 7-8 चुनाव हैं। और उसमें सबसे पहले जो मैंने एक शोध किया, सबसे पहले जो प्रभावित होगा वो नोटा होगा, कि जब आप 7 लोगों को वोट देंगे तो नोटा आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ये इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और मैं इस पे माननीय राष्ट्रपति जी को और कोविंद जी जो इस कमेटी के चेयरमैन है उनको भी पत्र लिख रहा हूँ। तो ये सारी शंकाएं हैं। और खर्चा इतना बढ़ जाएगा, 7 लोगों को 6 लोगों को अगर वोट देना होगा तो समय कितना लगेगा, पोलिंग का समय निर्धारित है। जो अंदर हो जाता है उसको तो वोट डालने का अधिकार है, लेकिन जो बाहर रह जाएगा और जो तमाम सारी चीजें, ये इस पर ध्यान नहीं दिए टेक्निकल। क्योंकि हमारे मनोहर जी एक बहुत बड़े विद्वान है, मणिन जैन जी हमारे जीतों से जुड़े हुए हैं, मैं बता दूंगा आपको। ये आनंद कुमार जी बिहार के जो सुपर 30 वाले हैं, इनके यहाँ आते हैं, उनके सारे कई प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहे हैं। तो ये जो तकनीकी चीजें हैं इस पर भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और आम सहमति देश की जरूरी है। एक सर्वे होना चाहिए जिसको देश भर के मतदाताओं, 97 करोड़ वोटर है हमारे यहाँ से। 97 करोड़ वोटर का मतलब ये हो गया कि 25 करोड़ परिवार वोट डालता है। एक परिवार में एवरेज 3-4 लोग होते हैं। तो 25 करोड़ परिवारों का सर्वे कराने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। और जल्दबाजी सरकार को भी नहीं करनी चाहिए, निर्वाचन आयोग को भी नहीं करनी चाहिए। तो ये मुद्दे हैं। और ये अच्छा है कि हम अब धीरे धीरे और भी देश की संस्थाएं हैं, मन्ना जी के साथ जुड़े हैं। मन्ना जी के साथ हम एक अपनी फिजिकल और लोगों को बुलाएंगे, जो लोग सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको। अनम्यूट कर लीजिए विपिन गुप्ता जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी हो गया। जी जी जी। तो हमारे यहाँ जब देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो देश में सबसे पहले निर्वाचन आयोग की रचना की गई, उसका गठन हुआ। और वो भी एक दिन पहले 25 जनवरी 1950। तो हमारे देश का, आजाद देश का सबसे पहला ये संवैधानिक संगठन था निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन। तो हम लोगों का ये दायित्व है कि देश के सभी बुद्धिजीवियों को, वकीलों को, प्रोफेसर्स को, जो भी देश भर के बुद्धिजीवी लोग, और एक राजनीतिक चेतना आई है। और ये राजनीतिक चेतना जगाने वाले भी एक मुख्य चुनाव आयोग के टीएन शेषन साहब थे। उसके पहले तो यूपीएससी के बच्चे भी नहीं जानते थे कि यूपीए की निर्वाचन आयोग भी कोई एक पोस्ट होती है। जब वो उन्होंने कुछ निर्णय लिए, उन्होंने ये बताया कि देश में एक पोस्ट ये भी है, एक पद ये भी है कि जो अपने संवैधानिक दायित्वों का किस तरह से निर्वहन कर सकता है, जो अभी तक नहीं किए गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को सबको मिलकर के एक ऐसा मंच तैयार करना है कि 97 करोड़ जो हमारे मतदाता हैं, 25 करोड़ परिवार हैं, हम लोग कम से कम, जो हमारे मन्ना जी, हमारे मनीन भाई साहब या और जो जितने संगठन है देश भर के, उनको एक मंच पे लाएं और जागरूकता फैलाएं। और हम लोग कम से कम 25 करोड़ तो नहीं, 2.5 करोड़ परिवारों तक जरूर पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने ये तय किया है, अब मैं घोषणा कर रहा हूँ अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि ऋषभ चंद्र जैन जी ने तो संन्यास ले लिया है, उन्होंने सारी जिम्मेदारी, मणिन जी, हमारे अश्विनी उपाध्याय जी, रमाकांत गोस्वामी, बहुत सारे लोग हैं देश भर में, मेरा संगठन है, उन पर छोड़ दिया है। तो अगला कार्यक्रम, मेरी इच्छा है कि मैं मंडपम में एक राष्ट्रीय अधिवेशन आप सब लोगों के सहयोग मार्गदर्शन के साथ 25 जनवरी 2025 को भव्य रूप में करें। और इसके लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है, हमारी बात से सहमत होंगे सभी लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड का।
ये इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, और इसमें किसी पक्षपात पूर्ण तरीके से किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि किसकी क्या धारणा विचारधारा है। ये जनता के टैक्स का पैसा था, जो एक कानून पहले बनाया गया, फिर उसमें सुधार किया गया, या उसको दूसरे रूप में पेश किया गया संशोधन करके, और उसका जो इस्तेमाल हुआ वो देश के टैक्स का पैसा सभी ने लिया। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं, सभी 3-4 पार्टियां, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट और ये वाले छोड़ के सभी पार्टियों ने कुछ न कुछ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक थाली के अंदर जो 56 भोग था, किसी ने रबड़ी खाई, किसी ने छेना खाया, किसी ने सब्जी खाई, किसी ने चटनी चाटी, किसी ने कुछ भी खाया, तो सभी ने उसमें उसका स्वाद चखा। लेकिन नुकसान अंततोगत्वा हमारे देश का, कि जो टैक्स का पैसा था वो जनता के जो हित में लगना चाहिए था, पुलों में लगना चाहिए था, ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर लगना चाहिए था। क्योंकि डॉक्टर लोहिया एक बात कहते थे, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल जी का दोनों का कॉन्सेप्ट एक था। सोशलिस्ट पार्टी पहले बन गई कांग्रेस को टूट करके, और बाद में जनसंघ बनी, लेकिन दीनदयाल जी का जो दर्शन था, मैंने पढ़ा उसको, गहराई से पढ़ा। वो कहते थे कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। ये दीनदयाल जी का नारा था सन 62 में। और ये नारा उन्होंने कहां से लिया? जब डॉक्टर लोहिया ने सन 57 के चुनाव में, सोशलिस्ट पार्टी बहुत बड़े दल के रूप में आई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू कैबिनेट में भी थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो डॉक्टर लोहिया ने जो नारा दिया था, अपना काम आप करो, औरों को तैयार करो, नए कुएं तालाब खोद कर नए गांव तैयार करो। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की अर्थव्यवस्था, स्वराज की, ग्राम स्वराज की अर्थव्यवस्था थी, वो जो पैसा गांवों में लगना चाहिए। आज जो देश में विकास दिख रहा है, मैं एक ही तारीफ करता हूँ कि आज जो भी काम दिख रहा है तो लोग एक ही आदमी चर्चा करते हैं। जब मैं बात करता हूँ, घूमता रहता हूँ, मैं भी बिहार में था, दरभंगा में था एक कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केंद्र में, मैं भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मैं अभी सम्मेलन में था। तो कहते हैं भैया काम तो केवल गडकरी जी का दिख रहा है, बाकी तो सब कागज में। तो ये जो परसेप्शन है, ये राजनीतिक बात नहीं है। ये देश के लोगों को लगना चाहिए कि विकास की धारा किस तरफ जा रही है। और जो वोट देता है मतदाता, उसकी भी इच्छा रहती है कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे यहाँ के पानी की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ शिक्षा चिकित्सा हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसपे वोटर की जागरूकता ही हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। क्योंकि अगर हमारा वोटर मजबूत है, हमारा वोटर जागरूक है, और हमारा वोटर, क्योंकि डॉक्टर कलाम एक बात कहते थे, डॉक्टर लोहिया भी कहते थे, दीनदयाल जी भी कहते थे कि वोटिंग का परसेंटेज 80% से ऊपर होना चाहिए। ये बहुत एक मुख्य मुद्दा है जो मेरा इस भाषण का, कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 80% से ऊपर ही डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का ये एक ऑक्सीजन है। 80% से कम वोटिंग है तो उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जैसे मनोहर जी ने कहा कि हमारे यहाँ बहुदलीय पार्टियां हैं, अमेरिका की तरह तो है नहीं, तो हमारे यहाँ वोट बढ़ता है, डिवाइड होता है। तो 80% में ये पता चल जाएगा कि असली हकदार इसका जीतने का कौन था, और वोटर के भी मन का, एक देश की जनता को, उसके जीतने वाले हारने वाले को पता रहेगा कि वास्तव में मैं हारने योग्य था, क्योंकि 80% लोगों ने वोट दिया। जीतने वाले को भी पता रहेगा कि वास्तव में मैं जीतने योग्य था, हमको जनता ने समर्थन दिया। तो 80% से ऊपर जो, और कलाम साहब तो इसकी बहुत वकालत करते थे। कलाम साहब वो देश के वो शख्स थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और राजनीति में जिस तरह से उनको अटल बिहारी वाजपेयी लाए, ये देश के लिए बहुत बड़ी घटना थी। मैं उनका बड़ा फैन था। मैंने उनका आखिरी भाषण इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एज ए प्रेसिडेंट सुना, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल हो गए, और जब मैं 4 दिन बाद राष्ट्रपति भवन खाली करूंगा तो मेरे पास 2 ब्रीफ केस होंगे। आप सुनिए ध्यान से, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मेरे पास 2 ब्रीफ केस होंगे, और उन्होंने बाकायदे एक्टिंग करके बताया कि एक मैं ऐसे लेके जाऊंगा और एक को मैं अपने दबा करके साथ में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं 5 साल में इस देश की सेवा करने के आगे कुछ नहीं सोचा। और मैं उस ब्रीफ केस का, जिसमें सारे मेरे देश की डिग्रियां, मेरे सारे पुरस्कार के सर्टिफिकेट है, वो मैं उस ब्रीफ केस को ठीक नहीं करा पाया। तो इस तरह की भावना जब हमारे देश के नेताओं में होती है,
तो हमारा देश बहुत आगे जाता है। हमने चौधरी साहब के साथ काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने अभी जो आपने पढ़ा कि 31,000 रुपए हमको जो पुरस्कार दिया, मैंने एक भ्रष्ट नेता को पकड़वाया था। मैं वो घटना का उल्लेख कर दूं कि आप इमेजिन करिए, 31,000 रुपए 79 में हमको पुरस्कार दिया। क्यों दिया? मेरी तो सैलरी भी उस टाइम 1,300 रुपए थी, और उस घटना के बाद मेरी सैलरी 2,600 रुपए हो गई। इनाम तो मिला ही, डबल हो गई। लेकिन मैंने एक किसान का बेटा, जो किसान था, वो रोहतक से चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के लेकर चौधरी चरण सिंह को दान करने आया था, और हमारे यहाँ के एक अधिकारी की नीयत खराब हो गई, तो मैंने उसको पकड़वाया। मैंने चौधरी साहब को खबर की, बार तुमने बोल दिया, और चौ साहब ने उसको मंच पर सम्मानित किया। रिजर्व बैंक में वो सिक्के जमा कराए गए। तो ये जो देश का विजन है, जो स्वच्छता की बात जयप्रकाश जी, आचार्य कृपलानी जी करते थे, अटल जी करते थे, और नेता करते थे देश के, उनको हम लोगों को भारतीय मतदाता संगठन और जो हमारे मन्ना जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मन्ना जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, देश के मतदाताओं को, हम लोगों को। और जो अभी हमारे मनीष जैन ने कहा कि बात की मेरठ की कि जलेबी और उसका लड्डू वाली बात, तो हम लोग भी साल में अपने जो कार्यक्रम में एक अच्छे कार्यक्रम करने वाले और जागरूकता फैलाने वाले संस्था को या व्यक्ति को सम्मानित करते हैं। ये परंपरा है हमारे संगठन की। तो मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ मनीष जी, भाई साहब की तालियों के साथ, कि इस बार का सम्मान हम श्री मन्ना जी को करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।